सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 जो कि आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न पत्र में शामिल होंगे ऐसे प्रश्न जो कि सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति, दृष्टिकोण और समाज में आचार व्यवहार मुद्दों को लेकर आने वाली समस्याओं को वो कैसे हल करें। जैसे कि आपको एक केस स्टडी दे दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या किया बच्चों, केस स्टडी दे दी। केस स्टडी दे दी कि आप कहीं के डीएम हैं और आपके पास एक जो महिला है वह लेकर आती है कि आपके ऑफिस में जो बॉस है उसने उसका उत्पीड़न किया है, ठीक है, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न की शिकायत लेकर वह आती है। आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि वो बॉस है, वह आप पर प्रेशर बना सकता है, आपकी नौकरी के लिए खतरा हो सकता है। आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? आप अपने अधीनस्थ की हेल्प कैसे करोगे? आपको पता है कि भाई अगर आप किसी बड़े पर उंगली उठा रहे हैं तो उसके साथ जो पूरा ऊपर का सिस्टम है हो भी सकता है कि उसके साथ मिला हुआ हो। आप क्या करेंगे? आप कैसे उस महिला को राहत पहुंचाएंगे? तो बच्चों इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह की केस स्टडी यूपीएससी आपसे पूछ चुका है, ठीक है। इस तरह की केस स्टडी कि मान लीजिए आपको एक योजना का लाभ देने के लिए एक गरीब महिला को जो कि आपसे हेल्प मांगने आई है, उसके पास, जैसे कि हम आज की बात करें तो आधार कार्ड आपको उज्ज्वला के लिए चाहिए, मतलब सभी के लिए आपको आधार, अभी वैक्सीन जो भी चल रहा है वो उसमें भी आपको आधार कार्ड, तो हर के लिए, मतलब हर एक योजना के लिए सरकार के द्वारा आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको दिख रहा है कि उस महिला को योजनाओं की सख्त जरूरत है, उसको इस योजना का लाभ जो है वह मिलना चाहिए, उसके पास कागज नहीं है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब आप कैसे उसकी हेल्प करोगे? क्या आप अपने खुद के पास से उसकी निजी मदद करेंगे या फिर आप उसको योजनाओं का लाभ देंगे? चूंकि आप एक ऑफिसर हैं तो आपको लाभ देना चाहिए ना, है ना, सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाहिए, वो उसके लिए एक लंबे समय तक मिलता रहेगा, पेंशन का लाभ। अब आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे और क्या करेंगे? तो यहां पर बच्चों ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया और लिख दिया कि हम तो ये करेंगे। भाई आप वो क्यों करोगे, तो वहां पर आपसे तर्क भी पूछा जाता है ना। तो ये सारी चीजें आप कब डेवलप करोगे? जब आप पेपर 4 को पढ़ लेते हैं। आप भले एथिक्स को भूल जाए आफ्टर सिलेक्शन, बट पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो समाज के जो आचार व्यवहार के मुद्दे हैं, आप क्या करेंगे? आने वाली समस्याओं का समाधान, उसकी मनोवृत्ति का परीक्षण। जैसे आप जाते हैं आप एक गांव में, शुरुआत में आपकी जो पोस्टिंग है वो बहुत छोटी छोटी सी जगह होती है, उसके पीछे कारण होता है कि आप चीजों को सीख सके, और वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप मान लीजिए एक ऐसे गांव में है जहां की लड़कियों को पढ़ाना है कि आप कहेंगे हमें सुनना नहीं है। अब आप कैसे उनका एटीट्यूड चेंज करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप उन्हें देंगे, है ना। तो ये सारी बातें, इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र किसी भी मामले का केस स्टडी को भी चुन सकता है। मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों को कवर किया जाता है, जैसे कि नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध क्या है, ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार क्या है, निर्धारक और परिणाम क्या है, नीति शास्त्र की विभिन्न आयाम जैसे कि निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन। एक लेक्सिकॉन बुक आती है, मुझे तो ठीक लगी, अब आप देख लीजिएगा आपको कैसे लगा। तो लेक्सिकॉन की एक बुक आती है बच्चों, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। तो उसमें जो ठीक ठाक मैटर है उसे कवर किया गया है यहाँ से। तो आप उसमें देखेंगे कि ज्यादातर जो टॉपिक्स है वह आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेक्सिकॉन ठीक ठाक है वो पेपर 4 के लिए, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। बाकी इससे करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो केस स्टडीज है वह आती है, सॉल्व आपको इसके आधार पर करना होता है। नेक्स्ट है आपका अभिवृत्ति, सारांश, संरचना, विचार, आचरण, परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण, ठीक है। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, आपको ही क्यों चुने। जैसे इंटरव्यू आपसे प्रश्न आता है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हम आपको ही क्यों चुने, है ना। तो वो क्या आपकी अभिरुचि है सिविल सेवा को लेकर, क्या आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड है, इसके क्या विभिन्न मूल्य है, ये सारी चीजें आपको मेंस के लिए भी काम आती हैं और आपको इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी टेस्ट में भी काम आती हैं। सत्यनिष्ठा क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, तो आपको यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लिखना है कि भाई वर्तमान में मान लीजिए करंट अफेयर में किसी की चर्चा रही, है ना, कोई ऑफिसर चर्चा में रहा, एज अ केस स्टडी, आप उसको लिख सकते हैं। सत्यनिष्ठा, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अभिवृत्ति क्या है, तो आपके पास ऐसे 20 से 30 शब्द होने चाहिए जो उसको एग्जैक्टली परिभाषित कर दे। आपको ये ना कहना पड़े कि मेरा मतलब तो ये था, ये नहीं कहना है आपको, आपका जो मतलब था वो आपको 30 शब्दों में बताना कि सत्यनिष्ठा का क्या मतलब है। तो सत्यनिष्ठा मतलब एज अ डेफिनेशन आपको एक एक पॉइंट जो है वह तैयार करना है कि जैसे भेदभाव रहित, इसका क्या अर्थ है कि किसी के भी साथ भेदभाव ना करना, समान मात्रा में उनको जो लाभ है वह मिलना चाहिए, वह भेदभाव रहित होगा। गैर तरफदारी, निष्पक्षता क्या है, निष्पक्षता क्या है,
कि आप निष्पक्ष होकर कार्य कर रहे हैं। कि मान लीजिए अगर आप किसी एक ऐसी कमेटी में है जहां पे आपका कोई अपना रिश्तेदार भी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? क्या उसको लाभ देंगे? क्या उसके पक्ष में होंगे? नहीं होंगे। क्या निष्पक्ष होकर आप लाभ देंगे? अगर आपके सामने दो ऐसे पक्ष आते हैं जिनके बीच में विवाद है, एक से आपका लगाव है, तब आप क्या करेंगे, है ना? तो यहां पर ये जो निष्पक्षता है इसका क्या अर्थ होगा? एक दो उदाहरण, और आपके पास उदाहरण जो है वह भी 20 से 30 इतने सधे हुए शब्दों में होना चाहिए बच्चों, कि बहुत ज्यादा जो फैलाव है वह ना हो। तो जब तक आप इसमें एग्जाम्पल्स नहीं लिखते कि अभिवृत्ति का क्या मतलब है, और एक सिविल सेवक के जीवन में अगर वह चाहता है अभिव्यक्ति परिवर्तन करना, तो उसका क्या महत्व है, ठीक है। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि क्या सार्वजनिक सेवा में जो व्यक्ति है, जो एक सिविल सर्वेंट है, सिविल सेवक है, आप कौन से ऐसे दो गुण हैं जो उसमें होना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? जैसे कि मैं अपनी तरफ से बताती हूँ कि एक हम लिख सकते हैं कि भाई एक तो सत्यनिष्ठा उसमें होना चाहिए, एक उसमें सत्यनिष्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये जो है उसके चरित्र और बाकी सारी चीजों को बताएगा, और ये जो सत्यनिष्ठा अगर उसमें है तो वह बाकी लोगों को भी इसका डेफिनेटली लाभ देगा। और दूसरी बात है कि अगर एक सिविल सेवक में कमजोर वर्गों को देखकर सहानुभूति नहीं आ रही, एक भिखारी को देखकर सहानुभूति नहीं आ रही, एक गरीब, एक वंचित वर्ग, उनको देखकर, एक भीख मांगते हुए बच्चे को देखकर अगर मन में सहानुभूति नहीं आ रही कि यार इनको ठीक कैसे किया जा सकता है समाज में, तो क्या आपको लगता है कि वह योजनाओं का लाभ दे सकता है? वह अपने काम को ठीक से करेगा? वह अपने अधीनस्थों को टाइट रखेगा इस चीज में? तो यहां पर बच्चों इस तरह से यूपीएससी प्रश्न पूछता है कि अगर आपको एक एज अ सिविल सर्वेंट कौन से दो गुण जो है वह आप महत्वपूर्ण मानते हैं, तो इस तरह के प्रश्न में आप कोई भी गुण ले सकते, गुण जो है वह ले सकते हैं, बट ये कि आपको तर्क बताना है कि क्यों। भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस की मैं बात बताती हूं। डैनियल गोलमैन है, एक विद्वान है जिनके द्वारा इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर थ्योरी दी गई, और इनके द्वारा बच्चों ये कहा गया कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना वो 20% सफल होते हैं। डैनियल गोलमैन की मैं आपको बात बताती हूं बच्चों। इन्होंने कहा कि जो भावनात्मक समझ, कि अगर हम यहां पर 20% बच्चों की बात करें तो ये कौन थे? जो कि समझदार थे, ठीक है, बुद्धिमान कह सकते हैं हम, समझदार बुद्धिमान, जो इंटेलिजेंट थे, ठीक है, इनका आईक्यू बहुत अच्छा था। लेकिन ऐसे बच्चे तो केवल 20% सफल हुए, बाकी ऐसे आपने देखा होगा कि 33% या फिर फेल वाला बच्चा आईएएस बन के बैठा है। तो यहां पर बच्चों इसमें थी इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका जो आईक्यू के साथ साथ इसका जो ईक्यू था, इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे जिस बच्चे में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, तो डैनियल गोलमैन ने कहा कि एक बहुत समझदार बच्चा, लेकिन ये बहुत क्रोधी है और इसको 1 नंबर कम मिलता है, तो ये जाके चाकू मार देता है अपने अध्यापक को। तो यहां पर क्या इसकी समझदारी है, इसका करियर और सारी चीजें तो वहीं खत्म हो गया। वही जिस बच्चे के पास इमोशनल इंटेलिजेंस था, भावनात्मक समझ थी। भावनात्मक समझ का मतलब होता है कि अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना, सामने वाले की भावनाओं का प्रबंधन करना, है ना। तो उस भावनाओं को कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ सकते हैं। तो डैनियल गोलमैन कहते हैं कि 80% वो बच्चा होता है, वो लोग होते हैं सक्सेस, जिसके पास आईक्यू की जगह ईक्यू होता है, भावनात्मक। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, देखो बहुत सारे बच्चे आप अपने चारों तरफ देखते होंगे जो कि स्कूल कॉलेज में हो सकता है आपसे बहुत ब्रिलियंट हो पढ़ने में, बट आप आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो 20-22 साल में कुछ ऐसी गलतियां कर चुके थे कि वो अपनी फैमिली और बाकी सारी चीजों में फंस गए, उनका कोई करियर नहीं है। आज आप उनसे कहीं आगे हैं। आज जब आप 30 साल में खुद को देखते हैं, आप उन लोगों से बहुत आगे हैं। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि आपने अपनी भावनाओं में ना बहकर आपने यहां पर वो डिसीजन लिया जो कि आपको अपने फ्यूचर के लिए लेना चाहिए था, है ना। आपने पढ़ने का डिसीजन लिया, अपने करियर को जो है वह चुना बाकी चीजों की अपेक्षा। तो यहां पर आपके इमोशंस ही तो आपको आगे लेकर आए, है ना, आपके इमोशंस आपको आगे लेकर आए। तो इंटेलिजेंस जो है वह हर जगह काम नहीं आती। आपके जो इमोशन, अगर हम यहां पर बात करें कि जब हम देखेंगे कि जो भावनात्मक समझ है, ठीक है, वो आपके ज्यादा काम आ रही है लाइफ में। क्लियर? तो यहां पर इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम पढ़ेंगे पेपर 4 को जरूर पढ़ाऊंगी मैं एक बार। इसके 2 बैच जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। एक मैंने वाजिराओं में पढ़ाया हुआ था, बट वो ऑफलाइन था, वो अवेलेबल नहीं होगा आप सभी को, तो वहां पर वो ऑफलाइन था। बट हाँ, ऑनलाइन एक जो बैच है वह मैंने अनअकैडमी 2018 में पढ़ाया हुआ था, पेपर 4। और इसमें मैंने बेसिकली आपको जो एथिक्स इन गवर्नेंस है वो वाला रिपोर्ट जो है उसकी समरी आपको पढ़ाई थी, तो वो मैं आपको यहां पर भी बता दूंगी पेपर 4। बहुत डेफिनेटली बच्चों बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। एक बार अगर आपने सेकंड ARC पढ़ ली ना, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स,
चलिए आगे आते हैं। भारत और विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का योगदान। भारत और विश्व पूछ लिया कि भाई जो कार्ल मार्क्स और गांधी है इन दोनों को कोई नहीं छोड़ता। भाई प्रीलिम्स में भी प्रश्न आ जाते हैं कि कार्ल मार्क्स और जो गांधी हैं इनके बीच में आपको जो चीजें हैं वह बता दी हैं। ठीक है, अंतर बताओ, समानताएं बताओ। अब जैसे कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो प्रकृति है वह भोगने के लिए, मनुष्य के भोगने के लिए अंधाधुंध दोहन करो, मिटा दो इसको। भाई महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी का कहना है कि भाई अगर आपने जितनी मात्रा में आप पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उतनी मात्रा में आप अपना ही खुद का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये लग गया। आप दिल्ली की बात करें, पॉल्यूशन लॉकडाउन लगा हुआ है। बताइए बाहर की समस्या थी या फिर यहीं की समस्या थी? आगे देखते हैं। सेवा मूल्यों, सिविल सेवा मूल्य, नीति शास्त्र स्थिति समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शक के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, उत्तरदायित्व। अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा, ठीक है, क्या है अंतरात्मा? बस यही सारी चीजें। अब यहाँ पे बहुत आध्यात्मिक नहीं होना, यहाँ आप इन सब चीजों का यूज कैसे एज अ सिविल सर्वेंट करेंगे अपने सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीजें पूछी जाती है। उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, यहां से आपसे पूछ लिया कि जो 2% का जो CSR होता है, सोशल जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वह गांधी के न्यासिता के सिद्धांत से मिलता जुलता है? डेफिनेटली है। ठीक है, चलो तो ये सारे मुद्दे यहां पर आते हैं। अब जैसे यहां पर नैतिक दुविधा, जैसे आपके जीवन में कई बार एक डायलेमा नहीं आता, एक डिलेमा आ जाता है कि भाई अब हम क्या करें, है ना। जैसे अगर हम करियर, वही समय है कि आपको करियर ऑप्शन चुनना है, वही समय है कि आपकी गृहस्थी ऑप्शन है। आपके पास अगर ये 2 ऑप्शन है, आप किस ऑप्शन को चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? तो आपके पास, आप इसके पीछे आपका बहुत सारा इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा समाज का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ये सारी चीजें जो है वह काम करती है। बिकॉज ऑफ फैमिली जो है वह आपको सामाजिक सुरक्षा देती है ना। और जब हम बात करेंगे कि आपका जो करियर है वह उस फैमिली को चलाने के लिए और सोसाइटी की सुरक्षा के लिए, सोसाइटी में आपके एक इंडिपेंडेंट होना आपके लिए, आपकी एक जो स्थिति है वह मजबूत करने के लिए काफी आवश्यक है। तो यहां पर आप किस चीज को चुनेंगे? तो नैतिक दुविधाओं की हम बात करेंगे। तो यहां पर जो सिविल सेवक है वह, मान लीजिए जिस पैनल में वह एज अ इंटरव्यू पैनल में वह शामिल है एज अ बोर्ड मेंबर, और उसी में मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार का बेटा या बेटी जो है वह इंटरव्यू देने आने वाला है और आपको सूचना मिल गई। अब आप क्या करेंगे? अब आप नैतिक दुविधा में हैं कि क्या करूं, है ना, एज अ इंटरव्यू या फिर एज अ रिश्तेदार मैं यहां पर बैठूं। तो कुछ आप क्या करेंगे? अगर आप इस नैतिक दुविधा में, तो एज अ सिविल सर्वेंट निष्पक्ष होकर आपको उस पैनल से खुद को हटा लेना चाहिए कि हो सकता है कि मैं इस आयोग में, मैं इस बोर्ड में बैठा हुआ, मैं उसको लाभ दे दूं इस चीज का, है ना। तो बस यही आपको कैसे ये नैतिक दुविधा जो है वह दूर करनी है, ये सारी बातें। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट है आपका पेपर 4 का कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, दार्शनिक आधार क्या होगा, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, जैसे कि अब इसमें आपका जो हम राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें, सूचना का अधिकार की बात करें, क्या उसके क्रियान्वयन है, आप कैसे उस चीज को लागू करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हो गई। ट्रांसपेरेंसी है, नीतिपरक आचार संहिता है, आचरण संहिता है, नागरिक घोषणा पत्र है। नागरिक घोषणा पत्र की, नागरिक चार्टर आपके प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, वहां पर लिखा है पासबुक भरना 5 मिनट, नया खाता खोलना 2 मिनट, पैसे निकालना 1 मिनट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो क्या है कि आपको पहले से जो है वह घोषित कर दिया गया कि आपको जो पर्टिकुलर ये जो ये सर्विस है वह इतने समय में मिल जाएगी, लिखा रहता ना। बस वही तो है, नागरिकों की सेवाओं के लिए जो प्री डिक्लेयर आपने कर दिया, जो पहले ही आपने नियम बता दे, भाई आपके नागरिक चार्टर हो गए, है ना। तो क्या इसका महत्व है और क्या लिखा रहता है कि 2 मिनट में पासबुक भरवाइए या 1 मिनट में खाता खुलवाइए, आधे मिनट में पैसा निकलवाइए, क्या ऐसा हो जाता है? तो क्या आपको ये नागरिक घोषणा पत्र जो है क्या केवल लिखने के लिए लिखे, केवल अच्छे लगने के लिए वहां पर लिखे हुए, या वाकई में ये वर्क करते हैं? आप कैसा, किस तरीके से इन चीजों को ठीक करेंगे? ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि आप अगर किसी सरकारी ऑफिस में जाएंगे, वहां पर शिकायत निवारण के लिए नंबर्स लिखे होते हैं, या फिर इवन कभी कभी आप CM हेल्पलाइन नंबर्स भी लिखे होते हैं, बट आपने जब फोन लगाया वो वर्क नहीं कर रही थी। ठीक है, आपने जब फोन लगाया, मान लीजिए एक दिन मैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रही हूं और मुझे किसी तरह का थ्रेट महसूस होता है, किसी तरह का डर, किसी तरह का जो असुरक्षा है वह महसूस हो रही है। ठीक है, अब वहां पर जैसे कि आपने देखा कि कुछ नंबर्स जो हैं वह
महिला सेवा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए वहां लिखे हुए थे, आपने डायल किए बट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये क्या जो इस तरह से प्री डिक्लेयर नागरिक घोषणा पत्र है, क्या ये चीजें वर्क करती है, या फिर अगर नहीं कर रही हैं हम इसको कैसे सुधारेंगे, आप इसको कैसे सुधारेंगे एज ए सिविल सर्वेंट। ये सारी बातें, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। अब देखो भ्रष्टाचार, तो भाई इसमें अगर हम कौटिल्य चाणक्य की बात करें, वो कहते हैं कि जैसे कि अगर आप राजा के खजांची हैं, खजांची मतलब जो पहले राजा होता था उसके पास जो खजाना होता था, ठीक है, तो अगर आप उस खजाने में से कुछ ना निकालें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही नहीं हो सकता जैसे कि अगर आप अपने टंग के जीभ के अगर अग्रभाग पर शहद रखा हुआ है और आप उसका स्वाद ना ले, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह की बातें कि भ्रष्टाचार जो है वह क्या है, ठीक है, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, क्या चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती है। 1000 करोड़ों का आपने चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात करें, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करें, सारे घोटाले, आप ये सारे घोटाले क्या है। तो यहाँ पर बच्चों भ्रष्टाचार की जब आप बात करेंगे कि ऊपर से अगर 100 रुपया चला है तो आपको यहाँ पर 1 रुपए मिलेगा, तो ये जो बीच का 99 रुपए है यही तो भ्रष्टाचार है कि ये लोगों के घर भर रहा है। आप देखेंगे कि आपके यहाँ के जो विधायक या फिर सांसद है, उनके बड़े बड़े होटल्स हैं, उनके बड़े बड़े पेट्रोल पंप सारे, मतलब हो सकता है कि आधा शहर उनने कब्जा रखा हो, तो उनने केवल अपने विकास के लिए कहीं ना कहीं वह शामिल है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है कि जो लोक निधि आई हुई थी आपने लोगों के लिए कुछ नहीं दिया, है ना, लोगों के लिए कुछ नहीं दिया और यहाँ पर आप क्या है, ये भ्रष्टाचार ही तो हुआ। तो क्या इस चुनौती को दूर करने के उपाय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उपयुक्त विषयों पर मामला या फिर संबंधी अध्ययन या फिर केस स्टडी। ठीक है, तो अब देखो जैसे भ्रष्टाचार के लिए आपको कोई केस स्टडी दे दी, कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको पता चलता है कि भ्रष्टाचार है लेकिन आपकी जान को खतरा है, अब आप आगे क्या करेंगे। तो इस तरह की केस स्टडी आती है। क्लियर है, तो ये आपका पेपर 4 हो गया। समझ में आया। चलिए मैं आप सभी के थोड़े से जो क्वेश्चन है बच्चों मैं देख लेती हूं। सौरभ भाई तुम्हारा जीएस पेपर तैयार हुआ क्या? अच्छा राहुल अभी से तैयार करने लगे आप सभी, चलिए अच्छी बात है। तो यहां पर पेपर 1, 2, 3 एंड 4 चारों का डिस्कशन हो गया। आई होप कि अब मेंस को लेकर, सिलेबस को लेकर, टॉपिक्स को लेकर जो आपकी कंफ्यूजन्स थी वो सारी शॉर्ट आउट हो गई। क्लियर है मैम? मेंस पेपर के सिलेबस का पीडीएफ शेयर कर दीजिए। हाँ भाई वो तो मैं कर ही दूंगी, अभी पहले क्लास कर लो। दीपाली मैम सेकंड एआरसी में 15 रिपोर्ट्स हैं, उसमें जो चौथी रिपोर्ट है शासन में नैतिकता, चौथी रिपोर्ट वो आपको मिल जाएगी, सीधी वेबसाइट पर मिल जाती है मिनिस्ट्री की। ठीक है, वहां से पढ़ लेना। समझ में आया? तो उसमें चौथी रिपोर्ट पढ़नी है आपको।